Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर की मीनिंग को देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम फूड के रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, फूड के रिसोर्सेज क्या है। फूड रिसोर्सेज मतलब वो जगहें या वो सोर्सेज जिसके थ्रू हम लोगों को फूड मिलता है। तो आपको पता है हमको फूड मिलता है बाय प्लांट्स एज वेल एज बाय एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही हमको फूड मिलता है। तो इन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से मॉडिफाई करें, कैसे करके हम इम्प्रूवमेंट करें इनमें, सो दैट जो फूड हमको मिल रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, अब अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? अच्छी क्वालिटी से मतलब है एक तो जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं वो उनमें ज़्यादा हो। ठीक है, फूड का जो क्वांटिटी है वो भी हमें ज़्यादा मिले। अब क्या रिक्वायरमेंट है फूड की क्वालिटी या क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने की, वो चीज़ हम लोग अभी चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉप्स में और प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, प्लांट्स हम कमर्शियल लेवल पे ग्रो नहीं करवाते हैं, वो हम नॉर्मली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन क्रॉप्स का मतलब है जिसको हम कमर्शियल लेवल पे ग्रो करें, मतलब एक बड़ी फील्ड में हमने जो पेड़ पौधे लगाए हैं जिसमें से ग्रेन्स का हम लोग को प्रोडक्शन मिलेगा और उसको बेच के हमको पैसे मिलेंगे, उसको हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब ये क्रॉपिंग करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट आपको एक इंट्रो दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रॉप की जो वैरायटी है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, उसका जो प्रोडक्शन है मतलब कितना ईल्ड है, कितना प्रोडक्शन है, वो कैसे हमको इम्प्रूव करना है और उसको किस तरीके से हमको प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। हम क्रॉप्स को इम्प्रूव क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, फॉर एग्जांपल एक घर है, ठीक है, उस घर में ओनली 4 मेंबर्स आर देयर। ऑन द अदर हैंड एक दूसरा घर है जिसमें 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब 8 मेंबर्स होने की वजह से यहाँ पे फूड का जो डिमांड होगा वो थोड़ा कम होगा एंड एज़ कम्पेयर टू दिस वन, इस फैमिली में फूड का डिमांड ज़्यादा होगा। फूड का डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है तो उसका सप्लाई भी इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोगों को क्रॉपिंग के टेक्निक्स चेंज करने पड़ेंगे और ऐसे टेक्निक्स लाने पड़ेंगे, ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्रॉप्स हमको जो मिल रहा है उसकी वैरायटी भी बहुत अच्छी हो, उसमें न्यूट्रिशनल लेवल भी अच्छा हो और उसका उत्पादन मतलब जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, हमारे फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं या आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये आप जब क्लास 5th में रहे होंगे या 6th में रहे होंगे तब भी आपने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा, लेकिन अब क्लास 9th में इसको थोड़ा सा अच्छे वे में पढ़ना है, आपको थोड़ा मॉडिफाई कर देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तो सेम ही रहते हैं। हर फूड में 5 टाइप के मेन इंग्रेडिएंट्स या आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो राइस है, ठीक है, वीट है, ओके, तो ये सारी चीज़ें, पोटैटो है, ये सारी चीज़ें हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स भी हमारी बॉडी में जाके एनर्जी देता है और अगर हम देखें कौन एनर्जी ज़्यादा देता है तो फैट्स हमको ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बहुत बार फैट्स हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये जहाँ से ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में यहाँ पे अंदर लाइनिंग में एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए हम फैट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, फैट्स में आप लिख सकते हैं इसमें वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, ठीक है, घी, तेल, ये सारी चीज़ें, या उसके बाद नट्स हो गए, इन सब चीज़ों में फैट्स होता है। प्रोटीन में आता है हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स जो कि हमारे बॉडी में जाके प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सेल्स को या उनको रीजनरेट होने में, रिपेयर होने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। ठीक है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स ये दोबारा आते हैं। ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बॉडी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो हमको देते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स जो कि हमें फ्रूट से मिलते हैं। ठीक है, तो मेनली प्लांट्स और एनिमल से हम लोगों को फूड मिलता है।
ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में दोनों को ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स के फूड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से एनिमल्स के फूड को भी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम आता है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन का मतलब है पेड़ पौधे, प्लांट्स। ठीक है। तो जब हम अलग अलग मेथड से फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं, किस तरीके से, आप प्रॉपर इरिगेशन करेंगे, प्रॉपर सीड्स को यूज़ करेंगे और इस तरीके से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, उसी को हम कहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि पेड़ पौधे जितने ज़्यादा लगेंगे उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फूड मिलता है, राइट। तो दिस इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन वो प्रोग्राम है जिससे हमको ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। और मिल्क किस तरीके से आता है, देखिए, आप एनिमल्स को बहुत अच्छे से फीड करवाएंगे तो क्या होगा, वो एनिमल्स जब हमको मिल्क देंगे तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा भी होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप ईल्ड्स। ईल्ड्स मतलब प्रोडक्शन। क्रॉप की प्रोडक्शन को अच्छा करना, इम्प्रूव करने का क्या रीज़न है। ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे उसमें क्या क्या टाइप के क्रॉप्स आते हैं। क्रॉप्स मैंने अभी आपको समझाया था, मतलब वो पेड़ पौधे जिसको हम कमर्शियल लेवल पे ग्रो करते हैं, ज़्यादा नंबर पे ग्रो करते हैं लार्ज एरिया में, सो दैट क्रॉप्स को सेल आउट करने से हमको पैसे मिलेंगे। तो क्रॉप्स में सबसे पहले आता है सीरियल्स। सीरियल्स वो सारे अनाज होते हैं जो कि हमको कार्बोहाइड्रेट देते हैं, जैसे कि वीट, राइस, मेज़, बार्ले, ये सारी चीज़ें। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ये एनर्जी गिविंग फूड है। नेक्स्ट है सीड्स। सीड्स में हमारे पास आ जाते हैं ऑयल सीड्स, नट्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, सब सीड्स को हम नहीं खा सकते हैं, सारे के सारे सीड्स एडिबल नहीं होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एप्पल के सीड्स होते हैं, क्या हम उसको खाते हैं? नो, हम उसको नहीं खाते हैं। ठीक है। तो ये सीड्स हमको देते हैं फैट्स। देन पल्सेस, जितनी भी दालें होती है, चाहे वो ग्राम है, लेंटिल है, ठीक है, जितनी भी दालें होती हैं सब होते हैं पल्सेस, और ये हमको प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, ये हमको विटामिन्स एंड मिनरल्स देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्रॉप सीजन। आपको पता है अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग टाइप की जो कंडीशंस होती है वो रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि कभी किसी क्रॉप को ऐसा होता है कि उसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, वेयर एज सम क्रॉप्स नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कुछ क्रॉप्स को सॉइल अलग अलग टाइप का चाहिए होता है, किसी को सैंडी चाहिए होता है, किसी को क्ले चाहिए होता है। ठीक है। किसी को ज़्यादा बारिश चाहिए, किसी को कम बारिश चाहिए। तो ये अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ खारिफ सीजन, या आप कह सकते हैं खारिफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप जो कि रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, आप इसको लगाते हैं जून में और इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं अक्टूबर के आसपास। ठीक है। ऐसे क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं राइस, पैडी, ठीक है, सोयाबीन, ग्राम एटसेट्रा। ठीक है। ये खारिफ सीजन के क्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट इज राबी सीज़न। राबी सीज़न वो वाले होते हैं, या राबी क्रॉप्स वो वाले होते हैं जो कि सर्दियों में लगाए जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा रेन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। ये नवंबर में लगाए जाते हैं और हार्वेस्ट करते हैं हम इसको अप्रैल में। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स आते हैं वीट, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे। ठीक है। आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि इन दोनों खारिफ और राबी के बीच में भी एक क्रॉप आता है जिसको हम कहते हैं जैद क्रॉप्स। ये अप्रैल और जून के बीच में जो टाइम बचा है, मतलब गर्मियों का, उसमें हम लगाते हैं जैद क्रॉप्स लाइक वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सारे जैद क्रॉप्स होते हैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट होता है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर का मेन पार्ट, जो कि है अप्रोचेस विच एनहेंस द क्रॉप ईल्ड आर एज फॉलोज। अब देखिए, क्रॉप ईल्ड में या क्रॉप वैरायटी में कैसे इंप्रूव करना है, क्रॉप प्रोडक्शन में और क्रॉप प्रोटेक्शन में कैसे इंप्रूवमेंट करना है, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है। सबसे पहला आता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, मतलब किस तरीके से क्रॉप की वैरायटी को हम सही कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात, हम लोग अच्छे सीड्स लें, मतलब गुड एंड हेल्दी सीड्स। जो सीड्स होते हैं वही देखिए पेड़ पौधे बनाते हैं, तो जैसा हम सीड लेंगे वैसा ही हमको पौधा मिलेगा। अब ये जो सीड्स हैं, अगर ये पहले से ही डिसीज है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ बीमारी है, कोई फंगस का अटैक हो रखा है, तो ऑब्वियसली इससे बनने वाले जो पेड़ पौधे होंगे वो भी ऐसे इन्फेक्शियस होंगे। ठीक है। तो इसमें एक प्रोसेस आता है हाइब्रिडाइजेशन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरीके से हमको अच्छे सीड्स मिल सकते हैं या किस तरीके से हमें गुड क्वालिटी के प्लांट्स मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्रॉसिंग होती है बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मतलब स्पीशीज सेम होगी लेकिन उनमें अलग अलग कैरेक्टर्स देखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक वीट का हमने यहाँ पे क्रॉप देख लिया, यहाँ पे सेकंड वाला है, ठीक है। तो W1 वीट 1, W2 वीट 2। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें जो वीट के ग्रेन्स निकल रहे हैं उसका साइज़ बहुत अच्छा है। आप ये चीज़ एज्यूम कीजिए, ये वाला जो क्रॉप है इसमें वीट का जो ग्रेन है इसके साइज़ बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे खासे हेल्दी है। दूसरा वाला जो वीट का हम क्रॉप देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे इसमें जो ग्रेन्स आ रहे हैं हमारे पास उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। और साथ में उसमें ये जो इसके स्टेम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा बुशी है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इसमें स्टॉक्स होंगे, नॉट स्टेम्स, एक्चुअली स्टॉक्स हैं ये, जितने ज़्यादा इसमें स्टॉक्स होंगे उसमें इसका मतलब उतने ज़्यादा वीट के ग्रेन्स होंगे। तो हम अगर इन दोनों में क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो जब इन दोनों में हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो इससे आने वाला जो थर्ड वीट का प्लांट होगा, ठीक है, जो इनका बेबी प्लांट होगा एक्चुअली, तो उसमें स्टॉक्स भी ज़्यादा होंगे और उसके ग्रेन्स भी काफ़ी हेल्दी होंगे क्योंकि इसमें ये दोनों के ही कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब क्रॉसिंग करवाते हैं बिटवीन टू डिसिमिलर प्लांट्स फॉर अ पर्टिकुलर वैरायटी, किसी अच्छी प्रॉपर्टी के लिए, इसको हम प्रोसेस को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इम्प्रूवमेंट करते हैं क्रॉप्स की वैरायटी में। तो ये क्या फैक्टर्स होते हैं, देखिए ये क्वेश्चन ना एग्जाम में अलग अलग वे में पूछ लिया जाता है। टारगेट सबका यही है कि क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव क्यों करना है या क्या रीजंस है जिसकी वजह से क्रॉप की वैरायटी में हम इम्प्रूवमेंट करवा रहे हैं। सबसे पहला है हायर यील्ड, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। सेकंड है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, मतलब क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब आपको पता है कि पेड़ पौधों में बहुत जल्दी से इंसेक्ट्स या कोई भी एबायोटिक कंडीशंस की वजह से पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो हमारा पेड़ पौधा या हमारे क्रॉप्स इस तरीके से बनाए जाए कि उसमें कोई भी बायोटिक, कोई भी इंसेक्ट आ रहा है तो वो कुछ नुकसान ना कर पाए। तो ये होता है बायोटिक रेजिस्टेंस। और एबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो वेदर कंडीशंस हैं उसमें थोड़ा सा भी चेंज आया तो उसकी वजह से हमारे क्रॉप्स ख़राब ना हो, तो हम ऐसे करके उसमें कुछ ना कुछ मतलब मेथड्स इंट्रोड्यूस करें। वही हाइब्रिडाइजेशन का काम है यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम उसमें ऐसे ऐसे करके रेजिस्ट करवाएं कि बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस की वजह से वो ख़राब ना हो। इसको हम कहेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज़ वाइडर अडेप्टेबिलिटी, मतलब वो अलग अलग कंडीशन में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। वो अलग कंडीशंस की वजह से उसका जो ग्रोथ है वो सप्रेस ना हो पाए, वो रुक ना पाए, वो ग्रो करता रहे, ठीक है। दिस इज़ नोन एज अडेप्टेबिलिटी। देन डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, एग्रोनॉमिक मतलब उसकी जो ब्रांचेस हो, लीव्स हो, जो फ्रूट्स हो, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के हो, बहुत अच्छे साइज़ के हो, ठीक है। और क्रॉप्स के जो अच्छे वाले कैरेक्टर्स हम लोगों को चाहिए वो क्रॉप्स में आ पाए, इसी को हम कहेंगे डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। तो मतलब क्रॉप्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो नंबर है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो इसमें हम मेनली 3 चीज़ें देखते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, इरिगेशन टेक्निक्स होगी उसमें, और क्रॉपिंग पैटर्न्स होंगे। इन तीनों चीज़ों के बेसिस पर क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा या कम हो सकता है। तो वो चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो देखिए हमको पता है जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पे क्रॉप्स की बात हो रही है, तो वो अपना ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं। सबसे पहले उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जो कि उसको मिल जाएगा एयर से, ठीक है, हवा से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। बाकी की चीज़ें उनको मिलती हैं सॉइल से, जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब चीज़ें मिलती हैं उसको सॉइल से। अब फॉर एग्जांपल एक सॉइल है, ठीक है, सॉइल में एक क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। एक टाइम पर आने के बाद ये सॉइल का जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सब तो उस क्रॉप ने यूज़ कर लिया है। तो यूज़ करने के बाद अब उसको दोबारा कहीं ना कहीं से हमें न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, सो दैट कि उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुके ना, वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जो सॉइल है इसमें हम कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, सो दैट पानी के साथ मिक्स होके वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते रहें या क्रॉप्स को यहाँ पर मिलते रहें,
ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स में कुछ आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि किसी भी पेड़ पौधे को ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, लाइक फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये 7 होते हैं और ये कम अमाउंट में चाहिए होते हैं किसी भी प्लांट को, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन एंड मैंगनीज। अब हम देखते हैं कि मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि सॉइल में हम कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करवाते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ही होते हैं, लेकिन इनको बनाने की टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, देखिए ये एक ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जिन चीज़ों में हम कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स में नेचुरली जो भी इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसको हम नेचुरल वे में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है मैन्योर बनाने के टाइम पे जो एनिमल का एक्सक्रीटा होता है या जो प्लांट का वेस्ट है, जो हमारे घरों में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब के पील्स होते हैं, ठीक है, या वो लीव्स जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम मैन्योर बनाते हैं। जब हम इन सब चीज़ों को डिकम्पोज सड़ने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद मिट्टी में ये मिक्स होने के बाद ये बहुत अच्छा मैन्योर का काम करता है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं हमारे प्लांट्स को या हमारे क्रॉप्स को बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिलवाने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि मैन्योर में क्योंकि हम कोई केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वाई मैन्योर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स के न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट के बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब मैन्योर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा कंपोस्ट। ये आता है किचन वेस्ट से, ठीक है। किचन वेस्ट मतलब जो भी हम फल खा रहे हैं, जो भी फ्रूट्स खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स हम लेते हैं, उनके हम पील्स निकालते हैं। तो इनके पील्स को हम ना फेंके, इसको हम यूज़ कर ले फॉर डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोज होने के बाद हम इसका बना लेंगे मैन्योर, ठीक है। तो यहाँ पे है इसमें कंपोस्ट। प्लांट के जो बचे हुए पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी पेड़ पौधे में से हम देखते हैं कि लीव्स सूख के गिर जाती हैं, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। वेस्ट फूड हो गया, कुछ भी पहले का बचा हुआ है जो कि हम फेंक देंगे, हम उसको ना फेंके, हम उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ें हम जब एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल चाहे आप एक अपने घर में पॉट ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मिट्टी आप ऐड कर दीजिए, सॉइल ऐड कीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें जितना भी वेस्ट है इन सबको ऐड करके इसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ा दीजिए सॉइल की। थोड़ा सा इसमें आप वाटर कर दीजिए एंड देन जस्ट कवर इट फॉर 20 to 25 डेज़। थोड़ा सा ज़्यादा दिन देंगे तो और अच्छे से डिकम्पोज होगा। उसके बाद हमारे पास ये जो मिक्सचर आया है, दिस इज़ नोन एज कंपोस्ट। कंपोस्ट कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब नेचुरली हम ये कंपोस्ट बनाते हैं, ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी मतलब ये वर्ड देखिए, वर्म, तो जहाँ पे छोटे छोटे वर्म्स यूज़ करते हैं, लाइक अर्थ वर्म। हमने कंपोस्ट बनाया और उसी में हमने कुछ अर्थ वर्म्स ऐड कर दिए, जो कि बहुत अच्छे से एयर का सर्कुलेशन कर पाएगा सॉइल में, और इस सर्कुलेशन की वजह से जो कंपोस्ट बनेगा उसमें बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भर पाएंगे, ठीक है। देन लास्ट इज़ ग्रीन मैन्योर। अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लाइक सन हेम्प या गुआर, इनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लोइंग के बाद इसको ग्रो करवाते हैं। थोड़ा सा ग्रो करवाने के बाद क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से हमें मिलता है प्रोटीन। तो जब सॉइल में प्रोटीन की कमी हो या नाइट्रोजन की कमी हो, तो ऐसे प्लांट्स हमारे सॉइल में बहुत अच्छे से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब चीज़ों को भर देते हैं। इसके बाद हम जो भी मेन हमारा टारगेट क्रॉप को लगाएंगे, तो उस क्रॉप को बहुत अच्छे से नाइट्रोजन मिल पाएगा उस सॉइल से, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा किस तरीके से हम लोग मैन्योर बना रहे हैं नेचुरल वे में, विदाउट यूजिंग एनी केमिकल। अब क्योंकि केमिकल नहीं यूज़ होता है, इसलिए उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसकी मात्रा भी थोड़ी सी कम होगी। अब हम देखेंगे फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स प्रिपेयर होते हैं फैक्ट्रीज़ में, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। हम NPK नाम सुनते हैं, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है फर्टिलाइज़र का। ये बहुत ईजीली प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात होती है कि फर्टिलाइज़र हम बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट्स को अगर बहुत ज़्यादा
फर्टिलाइज़र मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो इससे हमारा प्लांट भी ख़राब हो सकता है, वो मर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डिफरेंसेस एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, मैन्योर होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि नेचुरल है, और फर्टिलाइज़र होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ है। मैन्योर हम बनाते हैं बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, वेयरएज फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस से। मैन्योर में अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ लेस, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, और फर्टिलाइज़र में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैन्योर्स को हम नेचुरली बना रहे हैं, दैट इज़ वाई उसमें हमारा कुछ अलग से खर्चा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वो चीप होता है, सस्ता होता है बहुत ज़्यादा। वेयर एज केमिकल्स का यूज़ जहाँ पे होगा वो थोड़ा कॉस्टली होता है प्रोसेस, इसलिए हम मार्केट से जब फर्टिलाइज़र्स खरीदते हैं वो भी हम लोगों को थोड़ा महंगा मिलता है एज़ कम्पेयर टू मैन्योर। मैन्योर्स प्लांट्स में बहुत धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होता है क्योंकि वो वाटर के साथ इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, वेयर एज फर्टिलाइज़र बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, और उसके बाद बहुत अच्छे से ईजी प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैन्योर जो होते हैं इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी है, वेयर एज फर्टिलाइज़र्स को ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इरिगेशन मेथड्स। इरिगेशन का मतलब है जब हम वाटर करते हैं, किसी भी क्रॉप को हम पानी का सप्लाई दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इरिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक दिया है, आप उसको पहले, वो शॉर्ट सा वीडियो है, उसको एक बार आप देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे ये इरिगेशन की टेक्निक्स पढ़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। नाउ लेट्स सी मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मैंने अभी आपको डिफाइन किया था कि जब प्लांट्स को वाटर हम देते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं इरिगेशन। इसमें सबसे पहला है वेल्स। वेल्स मतलब छोटे छोटे, जैसे हम देखते हैं हम गाँव वगैरह में भी वेल्स बनते हैं जिसमें पानी भरा हुआ रहता है और वहाँ से हम पानी निकाल निकाल के प्लांट्स को देते रहते हैं। तो यहाँ पे एक होता है डग वेल। ठीक है, डग वेल वही होता है जिसमें छोटा सा हमने गड्ढा कर लिया और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ बुलक्स हो गया, उनसे हम पानी निकाल निकाल के क्रॉप्स को देते रहेंगे। दूसरा मेथड होता है ट्यूब वेल्स का, जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इज़ एक्यूमुलेटेड, और ये ट्यूब वेल में हम मोटर यूज़ करते हैं जिससे कि अंडरग्राउंड का बहुत सारा पानी हम यूज़ करके क्रॉप्स को दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ केनाल। केनाल क्या होता है, रिवर से कटने वाली पतली पतली स्ट्रीम्स हो जाती है जिसको हम केनाल्स कहते हैं। ये पानी जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चरल हमारा लैंड होगा वहाँ वहाँ की तरफ जाता है और वहाँ से हम पानी दे देते हैं अपने क्रॉप्स को। इसके बाद आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम मतलब जहाँ पे हम पानी को लिफ्ट करके, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करके आएंगे। तो ये मेनली वहाँ पे बनता है जहाँ आसपास रिवर होता है और उसी के आसपास हमारा एग्रीकल्चरल लैंड होगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ पम्प्स हम रिवर से पानी उठा के दे देंगे अपने क्रॉप्स को। नेक्स्ट आता है टैंक्स। टैंक्स बहुत छोटे छोटे रिजर्वायर्स होते हैं। रिजर्वायर मतलब जहाँ पर हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो छोटे छोटे रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ से पानी लेके हम क्रॉप्स को दे सकते हैं। तो देखिए, सबका टारगेट वही है कि पानी रखना है, पानी उनको क्रॉप्स तक पहुँचाना है, लेकिन ये डिपेंड करता है हम कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं कौन से टाइप के क्रॉप के लिए। अब जिन क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ट्यूबवेल वाला मेथड या रिवर लिफ्ट सिस्टम, और जहाँ पे कम क्रॉप्स को कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम टैंक्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आपको पता है जो हमारे रेन के साथ पानी आता है, मतलब जो रेन में वाटर होता है, ये बहुत प्योर होता है और हमारे पेड़ पौधों के यूज़ के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं कहाँ पर, बड़े बड़े टैंक्स में, या हमारे घर की छत होती है वहाँ पे भी हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर यूजेस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल इरोजन होता है वो भी बिल्कुल प्रिवेंट हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई एक ग्राउंड है, ठीक है, खाली एरिया है, इस ग्राउंड पे अगर पानी गिरता है तो ग्राउंड की मिट्टी पानी के साथ चली जाती है, जिसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। अगर यहाँ पे हमने एक टैंक बना दिया, इसको थोड़ा सा गड्ढा करके अच्छे से हमने एक टैंक बना लिया, ये यहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी और यहाँ से हम पानी को कलेक्ट करेंगे फॉर रेन वाटर, तो इससे क्या होगा, जो ग्राउंड का पानी है या ग्राउंड की जो मिट्टी है वो वेस्ट नहीं होगी और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्रॉप
पैटर्न्स, मतलब हम अलग अलग तरीके से क्रॉप्स को लगाते हैं। किसी किसी जगह पर एक क्रॉप लगते हैं और कहीं आपने देखा होगा 2 या 3 क्रॉप्स भी एक ही टाइम पर लगाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के पैटर्न्स को हम फॉलो करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं, इस टारगेट के साथ कि अगर किसी भी केस में एक कोई भी क्रॉप ख़राब हो जाती है, सक्सेस नहीं होती है, तो एटलीस्ट दूसरा क्रॉप हमारे पास होगा। तो आप समझिए कभी कभी ऐसे रेनफॉल हो जाती है या कभी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वेदर की कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से क्रॉप्स फेल हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक ही पूरे एरिया में 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के क्रॉप्स होंगे तो एक ख़राब हो जाएगा लेकिन दूसरे वाले सही चल जाएंगे, तो इससे फार्मर्स को लॉस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, एक ही टाइम पर 2 अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लगाए जाते हैं अलग पैटर्न में, लेकिन ये चीज़ सोचते हुए कि दोनों जो क्रॉप्स होंगे उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द सॉइल वो डिफरेंट होगी। किसी क्रॉप को अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो दूसरे वाला जो क्रॉप होगा उसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसको किसी दूसरे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि सॉइल में हर तरीके का न्यूट्रिएंट क्रॉप्स यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, और सॉइल का कोई भी न्यूट्रिएंट वेस्ट नहीं होता है। नाउ द थर्ड वन इज़ क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक फील्ड है, फील्ड में एक टाइप का क्रॉप हमने लगाया है, इसकी हार्वेस्टिंग के बाद जो टाइम बचता है उसमें हम इस क्रॉप से कोई दूसरे टाइप का क्रॉप यहाँ पर लगा देंगे जिसकी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इस वाले क्रॉप से बिल्कुल अलग होगी। देखिए इंटरक्रॉपिंग में भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का एक सिचुएशन है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में एक ही टाइम पर 2 अलग अलग क्रॉप्स लगाए जाते हैं, वेयर एज क्रॉप रोटेशन में 2 अलग अलग टाइम पे 2 अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लगाए जाते हैं। अगर हम क्रॉप रोटेशन को बहुत प्रॉपरली मैनेज करें तो एक पूरे सीज़न में, मतलब एक साल में जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे या हार्वेस्टिंग जो होगी तो 2 से 3 क्रॉप्स की हम हार्वेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इज़ मेंटेन, मतलब सॉइल फर्टाइल रहता है कॉन्टीन्यूसली। अगर किसी सॉइल में हम पेड़ पौधे लगाते रहते हैं तो उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। अगर हम किसी सॉइल को ऐसे ही छोड़ देते हैं ड्राई कंडीशन में तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इट कंट्रोल पेस्ट एंड वीड्स, मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के साथ हिंडर करते हैं या उसको रोकते हैं, तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं ऐसे सॉइल में जो कॉन्टीन्यूसली किसी न किसी क्रॉप को हम जहाँ पे लगा के रखेंगे। नेक्स्ट इज सेवरल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन सक्सेशन विद ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन, मतलब एक टाइप के सॉइल से हम बहुत अलग अलग तरीके के सॉइल्स भी यूज़ कर सकते हैं या लगा सकते हैं जिससे कि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले क्रॉप्स को प्रोटेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए जब क्रॉप्स ग्रोइंग स्टेज में होता है उस टाइम पे कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स को हार्म करते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करना क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंसेक्ट्स आके रूट्स को डिके करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको रॉट कर देते हैं या बाकी के पार्ट्स भी धीरे धीरे करके खा के वेस्ट कर देते हैं, तो वो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा और अगर ग्रो करेगा तो उसमें डिसीजेस होंगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड थिंग ये होती है कि अगर हमें क्रॉप्स को बचाना है ड्यूरिंग ग्रोथ तो ठीक है, ये हो गया बच गया, लेकिन जब ग्रोथ हो जाती है उसके बाद हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो हार्वेस्टिंग के बाद भी हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि क्रॉप्स बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ मॉइस्चर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दैट इज़ फंगस का अटैक ना हो पाए, क्योंकि फंगस अगर अटैक कर देगा तो उसमें डिसीज़ हो जाएगी, वो बिल्कुल एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इतने टाइम की जो मेहनत है फार्मर्स की वो एकदम वेस्ट हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम पेस्ट का ड्यूरिंग ग्रोथ ऑल्सो एंड आफ्टर द ग्रोथ ऑल्सो ध्यान रखें। अगर हम पेस्ट कंट्रोल की बात करते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ, इसमें सबसे पहली बात होती है पेस्ट की, कि पेस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे क्रॉप्स को या हमारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, अब पेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जो हमारा मेन प्लांट है उसके साथ छोटे छोटे घास टाइप के ग्रास टाइप की कुछ कुछ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं वीड्स।
ये जो वीड्स होते हैं ये हमारे मेन प्लांट के साथ इंटरफेयर करते हैं, कॉम्पीट करते हैं फॉर फूड एंड फॉर स्पेस ऑल्सो, और जिसकी वजह से वीड्स की ग्रोथ अच्छे से हो जाती है और जो हमारा मेन क्रॉप होता है जिसको हम ग्रो करना चाहते हैं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है वीड्स में हमारा ज़ैंथियम। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स आपको पता ही है वो बहुत अलग अलग तरीके से हमारे क्रॉप्स को हार्म कर सकते हैं, जैसे कि जो रूट्स होते हैं, ये स्टेम लीव्स होते हैं, इन सबको वो कट कर देते हैं। या ऐसा भी हो सकता है इंसेक्ट्स आके जो हमारा प्लांट है उसमें से लिक्विड, उसका जो फूड है जिसको हम सेल सैप कहते हैं, फूड जो होता है प्लांट्स का उसको पूरा सक कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स का जो फूड बना रहे हैं प्लांट्स, उनको ना मिलके वो इंसेक्ट्स पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद आता है पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में आके डिसीज़ कॉज करते हैं। आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, बट दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस, जो कि अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट होते हैं बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, ये एयर से, पानी से या सॉइल से भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है और उसके बेसिस पर अलग अलग तरीके से ये अपना इफेक्ट शो करता है हमारी बॉडी में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो स्टोरेज का मतलब क्या है? देखिए, आपको पता है पूरे सीजन में हमने जो क्रॉप्स है, जो ग्रेन्स हैं हमारे, उनको ग्रो करवाए हैं और आफ्टर हार्वेस्टिंग हम उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम रोज़ रोज़ तो क्रॉप्स नहीं बनाते हैं ना, उसको ग्रो नहीं करवाते हैं। हम पूरे सीज़न का, पूरे साल का एक ही सीज़न में ग्रो करवा के रख देते हैं, सो दैट थोड़ा थोड़ा स्टोर करके थोड़ा थोड़ा जब भी उसको सेल आउट करना है वो सेल आउट करेंगे और उससे हमें पैसे मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए एक साथ ग्रो करवा के ग्रेन्स को स्टोर कर लिया जाता है पूरे साल के लिए। लेकिन स्टोर करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है और प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं कि दे गेट अफेक्टेड बाय द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज यू नो जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उसमें जब वो फ्रेश होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। बिकॉज ऑफ दिस मॉइस्चर उनमें फंगस का अटैक हो जाता है और उनमें फंगल डिसीजेस हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से फार्मर्स के लिए बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बायोटिक प्रॉब्लम एंड एबायोटिक प्रॉब्लम। बायोटिक जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक कर रहे हैं ग्रेन्स पर, ठीक है, उसको हम बायोटिक फैक्टर्स कहेंगे। और एबायोटिक प्रॉब्लम्स जब वेदर की वजह से उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसमें किस तरीके से स्टोरेज करना है इसको पूरा ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ड्राइंग। तो देखिए, जैसे ग्रेन्स हमारे पास आ गए हैं, हम उनको बहुत अच्छे से सन के सामने रख के अच्छे से नेचुरली ड्राई करते हैं, सो दैट उसमें फूड में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो पाए। सेकंड होता है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, मतलब जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनको क्लीन करके उसके बाद रखा जाता है, उसमें कोई इंसेक्ट ना हो। ठीक है, पहले से कोई कंकड़ पत्थर इस टाइप की चीज़ें ना हो, वो एकदम साफ़ हो। नेक्स्ट आता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन में क्या होता है, ये मेनली जो लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। एक केमिकल ले लिया जाता है और उसको हम पूरे रूम के अंदर छोड़ देते हैं, सो दैट वो पूरे रूम को फ्यूमिगेट कर देगा। फ्यूमिगेट करने से क्या होता है, उस रूम में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब किल हो जाते हैं और हम अपने जो भी स्टोर्स हैं, हमारे जो भी मतलब स्टोर करने के लिए जो भी ग्रेन्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे से रख सकते हैं और अब उनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं होगा। फ्यूमिगेट करने के बाद भी हमको जो ग्रेन्स होते हैं इनको बहुत अच्छे से इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स की हेल्प से क्लीन कर लेना चाहिए, सो दैट ये फर्दर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दोबारा उसमें कोई अटैक ना हो। इसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, कुछ रूम्स बड़े बड़े हो जाते हैं या कुछ बड़े बड़े बैग्स ऐसे बनाते हैं जिसमें हम ग्रेन्स को बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, गनी बैग्स होते हैं या आप देखेंगे सिलोज होते हैं, ये बड़े बड़े रूम टाइप के बनाते हैं। कुछ में हम एयर टाइट कंटेनर्स रखते हैं, एयर टाइट रूम्स रखते हैं, जिससे कि जो भी ग्रेन्स हमें स्टोर करना है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, हम नॉर्मली जब क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो हम उसमें थोड़ा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स ये सब ऐड करते ही हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ तो अच्छी हो जाती है, लेकिन और दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन होता है, फार्मर्स को रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकते हैं, या वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक ऐसा फार्मिंग का टेक्निक भी होता है जिसमें हम सब नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, लाइक मैन्योर हो गया, है ना, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं क्रॉपिंग के लिए। लेकिन इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है और अगर होता है तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होता है।
जिसकी वजह से दूसरी चीज़ों में और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्रॉप्स हमारे बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ये जब ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं, इनका कॉस्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके तब बनाते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने के लिए मेहनत भी, मतलब जो आपका मैन पावर है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसमें केमिकल्स की हेल्प से कोई भी फार्मिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उसके बाद फार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखे जो हमारे प्लांट के रिसोर्सेज होते हैं उनमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे एनिमल्स के रिसोर्सेज होते हैं उनकी हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।